कभी ना हुआ वो अब हुआ। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को वाइट वॉश कर दिया। 2-0 से ये टेस्ट सीरीज अपने नाम कर लिए। ऐसा तो पहले कभी ना हुआ था। खैर, अब कोई बताएगा कि ये किसका विजन है। बहुत मुबारक हो सर। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर आपका विजन है, आपका विजन है सर। पाकिस्तान की इस मैच में और आने वाले मुस्तकबिल में बहुत सारी खामियां नज़र आ रही हैं, लेकिन साथ ही साथ उससे पहले हम ये कि बांग्लादेश की तारीफ़ करना चाहेंगे कि किस तरह उन्होंने अपनी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और एक टीम की तरह नज़र आए। वो लोग कहाँ 26 रन पे 6 आउट होने के बाद उधर से बांग्लादेश की जो एक पार्टनरशिप लगी है मेहदी हसन रियाज और लिटन दास के बीच में, वहाँ से समझ लें वो मैच मेरी नज़र में तो वहीं से वो जीत गए थे। और उस पर बेहतरीन डबल काम ये हुआ कि जब उनके बॉलर्स बॉलिंग करने आए तो हसन महमूद और नाहिद राना की बॉलिंग कुछ अलग ही बात कर रही थी। मतलब उनका पेस, उनकी लाइन, उनकी एक्यूरेसी, बहुत बहुत डिसिप्लिन बॉलिंग करी उन्होंने, चाहे उनका स्पिन डिपार्टमेंट हो और एक चाहे उनका बॉलिंग हो। और अदर हैंड पर अगर हम अपनी तरफ अगर अपने बॉलिंग कॉम्बिनेशन को एक मरतबा टटोलें तो पता चलेगा कि किस तरह हमारी बॉलिंग लाइनअप तबाह व बर्बाद है। मतलब ये पहली मर्तबा है कि पाकिस्तान की सरजमीन से कोई पेसर मौजूद ही नहीं था इस मैच में। कोई 150 प्लस, कोई 145 प्लस, कोई बॉलर ही नहीं है। एक कॉम्बिनेशन होता है बॉलिंग का जिसमें आपके पास अर्ली बॉल के लिए स्विंगर बॉलर्स हों, भले उनका पेस हो ना हो, लेकिन उनकी स्विंग बड़ी मैटर करती है। इसी तरह जब ये एक दो बॉलर आपके पास इस तरह हों और एक बॉलर आपके पास लाजमी, यानी कि थर्ड बॉलर जो है वो लाजमी ऐसा होना चाहिए कि जब पिच कोई भी सपोर्ट ना कर रही हो बॉलिंग को तो वो उसका पेस काम आ रहा हो, कि वो कहीं बाउंसर्स मार मार के जो है वो विकेट दिला रहा हो, पटक रहा हो, या फिर कहीं ना कहीं वो अपनी पेस से जो है वो विकेट अर्न कर रहा हो। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसा कोई कॉम्बिनेशन था ही नहीं, हम लेकर ही नहीं गए। ऐसा नहीं है कि नहीं था, हमारे जितने भी बॉलर्स 150 प्लस वगैरह आते हैं तो हमारी मैनेजमेंट सोई भी होती है। कुछ लोगों को इंजर्ड करके बिठाया हुआ है, कुछ लोगों की ऊपर तवज्जो नहीं है, कुछ लोगों को अपनी ज़िद के तौर पर नहीं बुलाते, तो बड़ा बुरा लगता है। हालांकि मैं समझता हूँ कि टेस्ट मैच के लिए अगर ये लोग, अगर हसनैन की इंजरी सही हो जाती है तो उसे टेस्ट में लगाया जाए, ना कि उसको वाइट बॉल के लिए बार बार आप उसको जो है बाउंड करें। और मेन बॉलर जो मुझे समझ आता है वो है शाहनवाज धानी। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है जो 140 या 150 प्लस की तरफ जा रहा है तो वो शाहनवाज धानी है, आप उसे ट्राई क्यों नहीं करते थर्ड बॉलर कॉम्बिनेशन के लिए। और आपके अर्ली टू बॉलर्स के लिए आपको दो स्विंगिंग अच्छे बॉलर्स चाहिए, जैसे एक ज़माने में मोहम्मद आमिर हुआ करते थे। तो आप यहाँ पर खुर्रम शहजाद और मीर हमजा के साथ लेके जा सकते हैं, या इनमें से किसी एक को ट्राई कर सकते हैं। और अदर एंड में ये कहता हूँ कि आपके पास स्पिन डिपार्टमेंट भी अच्छा होना चाहिए, कि जहाँ आप लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि मिस्ट्री बॉलर हमारा अबरार है, तो उनकी मिस्ट्री तो मुझे भी नहीं समझ आई। तो लिहाजा ये है कि हमें एक लेग स्पिनर प्रॉपर और एक बेहतरीन ऑलराउंडर ऑफ स्पिनर चाहिए। इसके अलावा अगर तब भी कोई कॉम्बिनेशन में जगह बनती है तो हमारे पास एक बैटिंग ऑलराउंडर भी होना चाहिए, जहाँ एक उम्मीद की जा सकती है कि जिसमें हम आमिर जमाल से बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। हालांकि अभी भी देखें, क्योंकि हम लोग हमारे जो फैंस हैं ना वो इस स्टेज पे पहुँचे हुए हैं कि कुछ है नहीं। राइट नाउ आपके पास करंट टीम के अंदर अब स्टार्स बचे नहीं है। जो ज़बरदस्ती के स्टार्स थे वो आज सबको नज़र आ रहा है वो बेकार है। तो उम्मीद इस हद तक टूट चुकी है कि जो नए नए जो लोग आ रहे हैं ना, न्यू कमर्स जितने हैं, तो उनसे भी उम्मीदें लगा के बैठ गए। तो आई होप आमिर जमाल उन लोग की उम्मीदों पे पूरा उतरे। अगर नहीं उतरते तो मैं ये समझता हूँ कि टीम में इस वक्त आपको एक ऐसा बैटिंग ऑलराउंडर चाहिए, बॉल जो बैटिंग बॉलिंग दोनों कॉम्बिनेशन अच्छा बना ले। जैसे इंग्लैंड में बेन स्टोक्स हैं, तो हमारी तरफ भी अगर हम चाहें तो आगे चल के मोहम्मद वसीम जूनियर पे या फिर आमिर जमाल पे या फ़हीम अशरफ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि एक स्लॉट तो ये कम से कम इन तीन में से किसी एक को मिलनी चाहिए। अदरवाइज़ जो है मैं समझता हूँ कि आपके पास मीर हमज़ा है, खुर्रम शहजाद है, और इसके अलावा मोहम्मद अली का बहुत ज़्यादा मुझे नहीं समझ आया, वो उनका भी शायद और डोमेस्टिक खिलाने की ज़रूरत है। शाहीन नसीम और हारिस रऊफ़ को अगर हम साइड पे कर दें तो हमारा बॉलिंग कॉम्बिनेशन अब इसी तरह का बनेगा, जिसमें आपको मीर हमज़ा, खुर्रम शहजाद और आमिर जमाल में से कोई ना कोई नज़र आएगा। बात करूँ मैं बैटिंग लाइनअप की तो भाई मुझे तो हमारी बैटिंग लाइनअप ही नहीं समझ आ रही। एक शान मसूद एक अलग एजेंडा पे खेल रहे हैं, क्योंकि वो एक बेसबॉल यानी कि शान बॉल के हिसाब से खेल रहे हैं वो, और सही भी खेल रहे हैं। कभी कभी ज़रूरी नहीं है टेस्ट मैच आपको 30 या 40 की स्ट्राइक रेट से ही खेलनी चाहिए, तो सिचुएशन और कंडीशन बड़ी मैटर करती है। तो अगर वो बंदा 70-80 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है और स्कोर कर रहा है तो वो सही है, कोई उसमें कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन जो दूसरी पूरी टीम है, यानी कि जो बाकी के 10 खिलाड़ी हैं, अगर उनका एजेंडा ही कुछ और है, अगर वो 30 की स्ट्राइक रेट से ही खेलेंगे, चाहे हमें 200 रन चाहिए हो, चाहे 400, चाहे 600, चाहे 100, तो वो भी एक एजेंडा मुझे नहीं समझ आता। प्लस ये कि जब स्लो खेलने की बारी थी, यानी कि जब फर्स्ट टेस्ट मैच में लास्ट डे था आपके पास, पूरी टीम नॉट आउट थी उस टाइम,
तो आप लोग स्लो नहीं खेल पाए, एक दिन रोक ही नहीं पाए, ऑल आउट हो गए, हरवा दिया पहला मैच। इसी तरह सेकंड इनिंग के अंदर भी मुझे आप लोगों का कोई सीन समझ नहीं आता। जब पहली इनिंग में आपके पास 150 पे 3 आउट थे, जब साइम अय्यूब और शान मसूद ने दोनों ने 50 स्कोर कर दिया था, तो एक मोमेंटम मिल गया था कि आपके मिडिल ऑर्डर नीचे से आते थोड़ा सा इनिंग को तेज़ खेलते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि सेकंड मैच के पहले दिन बारिश की वजह से वो दिन वेस्ट हो चुका था, और लास्ट डे में भी, लास्ट के 2 दिनों में भी बारिश एक्सपेक्टेड है, तो उनको उसी हिसाब से खेलना चाहिए था, थोड़ी सी इनिंग को तेज़ कर लेते, लेकिन नहीं। वही साउथ शकील, बाबर आजम, आपका वही मिडिल ऑर्डर आके बीच में स्लो खेलता है और फिर आउट होके चला जाता है बगैर कुछ किए। घूम फिर के आपकी टीम में जो स्कोर अगर करते हुए नज़र आ रहा है तो उसे एक मोहम्मद रिजवान बचा हुआ है। अदरवाइज़ आपके पास से कुछ बैट्समैन क्वालिटी बैट्समैन आ ही नहीं रहे हैं, कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा। मुझे तो वो दौर याद आ रहा है जिसमें हम यूनुस खान, मिसबाउल हक, यूसुफ, फवाद आलम, असद शफीक, एक एक ज़माना था, एक स्ट्रॉन्ग पिलर मिडिल ऑर्डर होता था हमारा। आज जो है वो बस ज़बरदस्ती के जो टीम बनाकर बिठा दिया गया है, वो उसी को लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। क्योंकि प्लेयर्स अब आपके पास बचे ही नहीं है। इवन आपके डोमेस्टिक में भी आपको नहीं समझ आ रहा है कि आप एक्सपेरिमेंट करें या क्या करें, क्योंकि सर्जरी सब एक दो प्लेयर नहीं, पूरी टीम को ही तकरीबन ज़रूरत है। मैं शान मसूद की तो भाई 5 मैच में से माशाल्लाह 5 आउट ऑफ 5 वो हार चुके हैं, लेकिन खैर अभी भी इतनी जल्दी उनके ऊपर मतलब तनकीद बनती नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ा और वेट करते हैं। शान मसूद को चाहिए कि जितना जल्दी हो सके इसको ग्रिप कर लें, क्योंकि ये एक मोमेंट होता है, अगर हाथ से चला गया उसके बाद फिर ये भी मंजर से गायब हो जाएंगे। तो बेहतर यही है कि वो जो टीम में बहुत ज़रूरी है अपने हिसाब से उसको बैठ के डिस्कस करें सीनियर्स के साथ, और एक अलग ही टॉप 11 बना लें, उसमें सर्जरी हो सकती है तो करें। ज़रूरी नहीं है कि हमारी टीम में जो है वो बाबर आजम और ये वो सारे लाजमी खेलेंगे। शान मसूद को एक टेस्ट लाइनअप देखनी चाहिए जो वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट लाइनअप बन सकती है पाकिस्तान से। तो मेरा ख्याल है उन्हें जल्द से जल्द कर लेना चाहिए ये मसले का हल, वरना तो फिर कुछ पता नहीं, जैसे शाइन के साथ हुआ, इनको भी ये कह के निकालने के भाई तुम तो सारे मैचेस हार रहे हो, आ जाओ बाबर आजम तुम इसके भी कैप्टन बन जाओ। और वैसे ही वो कैप्टनसी के लिए इतने भूखे हैं, उनको तो तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी चाहिए।